वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोनाउन की क्लास, जो ज़बरदस्त तरीके से होगी। इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने जा रहे हैं। बेहतरीन क्लास होगी आपकी आज इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास। आपका जो सेशन होगा आपका प्रोनाउन का होगा। बेहतरीन क्लास होगी। प्रोनाउन से ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर अक्सर बच्चे जो है एग्ज़ाम में आपके प्रोनाउन से क्वेश्चन जो आते हैं उसको गलत करके आते हैं। क्लियर है? इसलिए आज हम प्रोनाउन की ज़बरदस्त क्लास ले रहे हैं। आज की क्लास से ही आप लोग एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। प्रोनाउन से जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। एकदम बेहतरीन क्लास होगी, ज़बरदस्त तरीके से होगी। आप इस क्लास में एकदम अच्छे से बने रहिए और बढ़िया से इस क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आपका कोई सारे डाउट जो भी डाउट होंगे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पर। ये आपकी जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द लेटर। रिपीटिशन ऑफ द लेटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। फिर आगे हम चलते हैं। जनरली आपका जो जनरली होता है पॉइंट, आपकी जो जनरली बात की जाती है, क्या की जाती है आपकी जनरली? क्या की जाती है भैया? जनरली जो आपका पॉइंट होता है ये होता है जनरली बट नॉट ऑलवेज। बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? बट नॉट ऑलवेज। जनरली आपका जो कहता है बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। प्रोनाउंस स्टैंड फॉर, प्रोनाउंस जो होता है आपका स्टैंड्स फॉर। प्रोनाउंस प्रोनाउंस स्टैंड फॉर, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर किससे मिलकर के बना है आपका? प्रो और प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन से मिलकर के बना है और रिफर टू ए नाउन, और रिफर टू ए नाउन, रिफर टू ए नाउन, रेफर टू ए नाउन। कॉमा होगा एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, और इसको इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स। और थिंग, और थिंग, और थिंग्स, और थिंग्स। द प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट, प्रोनाउंस एंटीसीडेंट। हाँ, pronoun is a word used in place of a noun in order to avoid repetition of the letter. Generally, but not always, pronouns stands for pro plus noun or refer to a noun and individual or individuals। और मतलब अथवा, और का मतलब अथवा। यहाँ दो शब्द है, एक इंडिविजुअल है, एक आपका इंडिविजुअल्स है, और थिंग है, फिर और थिंग्स है। द प्रोनाउन एंटीसीडेंट हुज आइडेंटिफाई इज मेड क्लियर ईयरलियर इन द टेक्स्ट फॉर। मतलब आपका सर्वनाम जो होता है, प्रोनाउन में शब्द होते हैं जो संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ताकि बार बार संज्ञा दोहराने से बचा जा सके। ताकि जो है एक क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसलिए है क्योंकि ताकि हमको बार बार नाउन का प्रयोग न करना पड़े, इसीलिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं सेंटेंस में? इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम जो है
अपने नाउन को प्रयोग से बचे, मतलब प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द लेटर जनरली बट नॉट ऑलवेज। बट नॉट ऑलवेज का मतलब सदैव होता है लेकिन हर बार नहीं होता है, कुछ जगह पर। बट नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर प्रो प्लस नाउन और रिफर टू नाउन एंड इंडिविजुअल्स और थिंग्स द प्रोनाउन एंटीसीडेंट हुज आइडेंटिफाई इज मेड क्लियर ईयरलियर इन द टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वह आदि जो किसी व्यक्ति या वस्तु प्रणाली के इस्तेमाल के लिए होते हैं और इनका एक पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट होता है, वह संज्ञा के लिए सर्वनाम आया है। मतलब आपकी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला हमारा जो क्या आया है, सर्वनाम आया है। यहां तक क्लियर एकदम। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल है। आगे आपका क्या है, एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं भैया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका है रमेश फाउंड ए पर्स। क्या है, रमेश फाउंड ए पर्स। क्या है, रमेश फाउंड ए आपका पर्स। ठीक है, क्या है, पर्स। क्या है आपका, पर्स। ठीक है, फिर आगे ही पिक्ड it up and gave it to and gave क्या हो जाएगा, it to सरला। क्या, it to सरला। ठीक है, फिर सी थ्रू इट इनटू ए रिवर। इनटू ए रिवर मतलब इस वाक्य में ही रमेश नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो आपका रमेश है इसके लिए प्रयोग क्या किया गया है, प्रोनाउन ही। इस वाक्य में आपका ही जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, रमेश नाउन के लिए। देख लीजिए, इस वाक्य में ही रमेश नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, रमेश नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। रमेश नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ही जो है रमेश नाउन के लिए हमारा क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्लियर यहाँ तक, किसके लिए, रमेश नाउन के लिए। और इट पर्स नाउन के लिए, इट कहाँ किया गया है, इट पर्स के लिए किया गया है। इट आपका पर्स, ये भी नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। ये भी नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर यहाँ पर। इट भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। इट हो गया, ही हो गया, और क्या प्रयोग किए गए हैं, और सी जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, सरला। सी किसके लिए प्रयोग किया गया है, सरला के लिए प्रयोग किया गया है। सी आपका किसके लिए, सरला। सरला क्या है हमारा, नाउन है। सरला भी क्या है, नाउन है। सी सरला के लिए प्रयोग किया गया है। ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। सरला के लिए प्रयोग किया गया है, किया गया है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं, प्रयोग किया गया। अब देखो, मुझे बार बार क्या करना पड़ता, रमेश लिखना पड़ता, बार बार हमको जो है सरला लिखना पड़ता, बार बार हमको पर्स लिखना पड़ता। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको बार बार नाउन का प्रयोग ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हमारा क्या किया जाता है,
प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रमेश ए फाउंड पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सरला। मतलब सी आपका सी थ्रू आपका हो जाएगा सी थ्रू इट इनटू ए रिवर। आप देखिए इस वाक्य में सी किसके लिए, सरला के लिए। सी किसके लिए, सरला के लिए। रमेश के लिए ही का प्रयोग किया गया है और इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, पर्स के लिए। इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपके पर्स के लिए प्रयोग किया गया है। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है, बताओ। फिर आपका आता है स्टॉपी, यूज ऑफ ए प्रोनाउन अनफेयर। ठीक है, इसको हटाते हैं। इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे हमको क्या करना होगा, हमारी हेडिंग क्या होगी, स्लोपी। क्या होगी आपकी, स्लोपी। यूज ऑफ प्रोनाउंस। यूज ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस इज अनफेयर। ठीक है, प्रोनाउंस आपका अनफेयर। इसमें क्या क्या है पॉइंट, पहला नंबर का पॉइंट क्या है हमारा, दे से दैट आपका ईटिंग, ठीक है। बीफ इज बैड, बीफ इज बैड फॉर यू, सेकेंड हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दे इज प्रोनाउन, दे इज प्रोनाउन referring to someone but who और they। फिर आपका कॉमा हो जाएगा, केश क्वेश्चन मार्क रखेंगे सब। ठीक है, आगे आपका whom do they represent, they represent, whom do they represent, whom do they represent। whom do they represent। अगला पॉइंट हम चलते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्रोनाउन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, निम्न प्रकार से। और कैसे किया गया है अभी हम बताते हैं। प्रोनाउन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्रोनाउन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और कैसे किया गया है अभी देख लीजिए। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत
किया गया है। प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब वो कैसा है? पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पहला आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पुरुषवाचक के नाम से भी जानते हैं। पुरुषवाचक के नाम से भी जानते हैं। आपका क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको क्या कहा जाता है? निजवाचक। इसको क्या कहा जाता है? निजवाचक प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड नंबर का इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं? बताओ भाई। दृढ़तावाचक। ठीक है, दृढ़तावाचक प्रोनाउन। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? परस्परतावाचक। परस्परतावाचक। परस्परतावाचक प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 5। नंबर 5 आपका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक प्रोनाउन। क्लियर? नंबर 6 का पॉइंट आता है आपका। नंबर 6 है क्या आपका? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक प्रोनाउन। वाचक प्रोनाउन। 7 नंबर का क्या है हमारा? 7 नंबर का है इंट्रोगेटिव। INTE। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया। नोट्स बनाओ भाई, जल्दी लिखो। ठीक है, कितने हुए? प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, फिर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये आपके प्रोनाउंस है। ये आपके क्या है? प्रोनाउंस है। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में प्रोनाउंस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अभी बताएंगे कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इन सारी चीजों का डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स दोनों हमको पढ़ने। डिफिनीशंस भी पढ़ने होंगे और क्या पढ़ने होंगे? एग्जाम्पल्स भी पढ़ने होंगे। 8 नंबर का क्या है? 8 नंबर पर चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटी प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको क्या कहते हैं? विभाजक वाचक। ठीक है, विभाजक वाचक प्रोनाउन। ये क्या है हमारा? विभाजक वाचक प्रोनाउन। अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन 10 नंबर क्या हो जाएगा भैया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सारे पार्ट है हमारे। विभाजकवाचक, आपके संबंधवाचक, आपके विस्मयवाचक, ये सभी पार्ट किसके हैं, आपके प्रोनाउंस के। आपके किसके पार्ट है, प्रोनाउंस के पार्ट है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ये सारे पार्ट आपको याद भी होने चाहिए। ये सारे जितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका डिफिनीशन करवाएंगे, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे एक एक करके, उसके बाद आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला पार्ट हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट, प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आई एम ए बॉय, जिससे मान लीजिए आई एम ए बॉय, और आगे चलते हैं, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। और सी वाला पॉइंट ले लो, ही इज ए मैन, डी ले लो, इट इज ए चाइल्ड। ठीक है, बी आर बॉयज, बी आर बॉयज। अगला है हमारा यू आर गर्ल्स, अगला है हमारा दे आर मैन। ठीक है, क्या है, दे आर मैन। फिर दे आर चिल्ड्रेन, दे आर चिल्ड्रेन। क्लियर है यहां तक। इन वाक्यों में आई बी जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई बी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। अभी बताएंगे कि आखिर पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, आई बी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपका प्रोनाउन। ठीक है, और यू सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन। और आपका दे क्या है, थर्ड पर्सन। दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन, दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, दे क्या है, थर्ड पर्सन। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं भैया, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। कौन कौन, आपका यहां लिख लो, आई बी यू दे ही शी इट। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जबकि आई हमारा, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही सी इट दे
ये आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ही सी इट दे, ये आपके क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्रोनाउंस का प्रयोग नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक एवं पोजेसिव केस आपका संबंध कारक की तरह किया जा सकता है। प्रोनाउन का सही प्रयोग शुद्ध अंग्रेजी में अभी बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है। एक चार्ट बनवाएंगे, वो चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रोनाउंस की चार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास उसी पे एंड होगी, फिर हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। चलो, इतना हो गया। लिख लो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। चलो लिखते हैं इसको, चार्ट बनाते हैं इसका। सबसे पहला प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटिव केस होगा। इसका क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में इसको क्या बोलते हैं? फिर अगला होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इसको क्या बोलते हैं? फिर आपका पॉजेसिव केस आता है। पॉजेसिव केस में इसको क्या बोला जाता है? फिर इस पे देखते हैं, स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। ये आपका क्या बन गया? चैप्टर, ठीक है। प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अब क्या होता है? आई, बी, यू, दे, फिर आपका दे मत लिखो, आई बी यू, फिर आपका ही, फिर आपका सी, फिर आपका इट, तब दे लिखो, ठीक है। फिर आपका सी तब दे। नॉमिनेटिव केस में इसको आई को आई ही बोलते हैं, बी को बी ही बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, ही को ही बोलते हैं, सी को सी बोलते हैं, इट को इट बोलते हैं और दे को दे ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आप इसको क्या बोलेंगे? आई मी, इसको मी बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। बी को क्या बोला जाता है? बी को आवर नहीं, सॉरी, बी को अस बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं? अस। आई को, बी को अस, यू को क्या बोलते हैं? यू ही। यू को क्या बोलते हैं? यू ही बोलते हैं। और ही को हिम बोलते हैं, ही को हिम। और सी को क्या बोलते हैं? सी को हर बोलते हैं। सी का आपका हर हो जाएगा, ईट का आपका ईट हो जाएगा, दे आपका देम हो जाएगा। दे आपका क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। कर लीजिए। फिर आपका मी, माई, माई या माइन बोलते हैं इसको, माई या माइन, कामा करते चलिएगा। मी, माइन, माइन। अस को आवर बोलते हैं या आवर्स बोलते हैं, आवर या आवर्स। यू को क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं योर या योर्स, योर या योर्स, योर या योर्स। हिम को क्या बोलते हैं? ही, हिम, हिज, ही, हिम आपका हिज हो जाएगा। हर को क्या बोलते हैं? हर या हर्ष, ठीक है, हर या हर्ष। ईट का इट्स, दे देम दियर, दे देम आपका क्या बोला जाता है? दियर बोला जाता है, दियर या दियर्स, आई आर एस, दियर्स। दे, देम, दियर, दियर्स, ठीक है। आई का आई, मी, माई, माई, बी, अस, आवर, आवर्स, यू का यू, फिर यू, योर, योर्स, ही का ही, हिम, हिज, सी का ई, सी का आपका हर, हर्ष, इट का इट, इट्स, दे का देम, दियर, दियर्स। ये नॉमिनेटिव केस में बोला जाता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में बोला जाता है, पॉजिटिव केस में बोला जाता है। ये फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के हैं केस, ठीक है। लिख ली? चलो आगे की तरफ चलते हैं।
ये हमारा क्या था, चार्ट था। इसको एकदम रखना है भाई चार्ट, तभी हम सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये चार्ट्स मैंने क्यों लिखाए हैं, ये आपको एक्टिव पैसिव में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखने को मिलेंगे। ये आपका केस 100% मिलेगा, एक्टिव पैसिव में भी मिलेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मिलेगा। इसीलिए अभी इसको करवा दिए हैं। उक्त तो तालिका से यह स्पष्ट है कि आई के साथ यह स्पष्ट है कि आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में माई माइंड में क्या होता है, माई माइंड का प्रयोग होता है। क्या होता है भैया, का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस में आपके माई माइंड का प्रयोग होता है, ठीक है। और सी के साथ हर तथा पोजेसिव में हर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन और पोजेसिव केस में किया जाता है। फिर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट्स का अर्थ होता है इट इज, जबकि इट्स का, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट डाल करके यहां लिख लो। अक्सर लोग गलत कर देते हैं, अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। इट को किस तरीके से लिखना, इट को अगर इस तरीके से लिख रहे हो ये आपका गलत माना जाएगा, ये आपका गलत माना जाएगा। ये जो है पॉजिटिव केस में बिल्कुल रॉन्ग है। वहां जो है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। इसको अगर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर लेते हो तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज। ये आपका इट इज बन जाएगा, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, बस इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है इसका या उसका, इसका या उसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका या उसका, इट्स। अगर आप यहां एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं तो ये चीजें आपकी गलत मानी जाएंगी। इसको इट इज कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इट इज, ठीक है। क्या कहा जाएगा, इट इज कहा जाएगा। संज्ञा शब्द रूप लिंग वचन कारक और आपका परसर्ग, इतनी चीजें हमको पढ़नी है। संज्ञा को मैंने बता भी दिया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य हो गया, मूर्खता, राम, सेना आदि। फिर संज्ञा के कार्य, संज्ञा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। जैसे क्या है, व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह नक्षत्रों, दिनों, महीनों आदि के नामों का बोध कराना। जैसे आपका बलराम, गंगा, विंध्याचल, बिहार, रूस, एशिया, कामायनी, चंदा मामा आदि। फिर आपका ख क्या है, इस सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहते हैं, पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नामों का बोध कराना। जैसे गाय, कबूतर, जलेबी, साइकिल आदि, ये चीजें बताए थे। फिर समूह का बोध कराना, जैसे झुंड, सेना आदि। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी आदि। फिर व्यक्ति, पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता। फिर आपका उष्णता, चतुराई आदि, ये चीजें हमने बता दिया था। फिर संज्ञा के भेद, संज्ञाओं के भेद अनेक आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला वर्गीकरण वस्तु की जीवंतता या आजीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा या अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। लड़का, घोड़ा, पक्षी आदि भी जीवन है, ये चल फिर सकते हैं, अतः इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। पेड़, ईंट, दीवार आदि में जीवन नहीं है, ये न चल सकते हैं न बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा वर्गीकरण गणना के आधार पर, गणना के आधार पर हो सकता है। जैसे आम शब्द को ले ले, आम को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 आदि, किंतु दूध को हम ना गिन सकते हैं, केवल माप सकते हैं। प्रेम, घृणा आदि की भी गिनती नहीं की जा सकती। इस तरह संज्ञा के भेद हुए गणनीय और अगणनीय के आधार पर। इस वर्गीकरण का व्याकरण की दृष्टि से महत्व यह है कि गणनीय संज्ञा वह है जिनके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। अगणनीय संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। संज्ञा शब्द गणनीय,
आगणनी। गणनी शब्द क्या है? एक वचन बहुवचन दोनों रूप में, जातिवाचक जिसको बोलते हैं। आगणनी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक। गणना के आधार पर सबसे पहले हम कैसे देखते हैं भैया? गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। गणना के आधार पर, गणना के आधार पर संज्ञा के अगर हम भेद देखेंगे तब क्या होगा? गणना के आधार पर संज्ञा के भेद, गणना के आधार पर संज्ञा के भेद क्या होंगे? गणना के आधार पर संज्ञा के भेद लिख लीजिए यहां, संज्ञा भेद गणना के आधार पर। जब गणना के आधार पर देखते हैं तो आपका क्या होता है? गणना के आधार पर एक होता है गणनीय, एक क्या होता है? गणनीय, जिसकी क्या की जा सके? गणना की जा सके। और एक होता है अगणनीय, एक क्या होता है? अगणनीय। अब गणनीय कौन कौन से हैं? गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा में एक वचन, गणनीय संज्ञा में एक वचन कामा बहुवचन, कामा आपका बहुवचन। जैसे कि आपकी कौन सी संज्ञा आती है इसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा आती है? जातिवाचक। और अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत कितने आते हैं? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। एक आता है आपका व्यक्तिवाचक, एक है आपका द्रव्यवाचक, एक है व्यक्तिवाचक, एक है द्रव्यवाचक, और एक हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, आपका आगे समूहवाचक और भाववाचक। समूहवाचक, अगला हमारा भाववाचक, अगला क्या है हमारा? भाववाचक। ये क्या है? ये सब अगणनीय संज्ञा है। ये सब क्या है? अगणनीय। और एक क्या है? गणनीय। गणनीय मतलब जिसको एक वचन बहुवचन में हम कर सकते हो, जैसे जातिवाचक हो गया, जैसे क्या हो गया आपका? जातिवाचक। अगणनीय क्या है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्गीकरण, ये आपके दो वर्गीकरण हो गए। पहला वर्गीकरण हमने बताया वस्तु की जीवंतता या आजीवंतता के आधार पर, जीवंतता या आजीवंतता के आधार पर लिख लीजिए, जीवंतता या आजीवंतता, या आजीवंतता के आधार पर, इसको भी लिख लीजिए। पहला वर्गीकरण था, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका कैसा है? सेकेंड पॉइंट है। पहला वर्गीकरण जीवंतता, जिसमें जीवन हो, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया, गाय हो गई, पशु में कोई भी ले लो, पशु, पक्षी, ये आदि, पेड़ पौधे, इसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे आजीवंतता के आधार पर क्या है? जैसे आपका क्या हो गया आजीवंतता के आधार पर? जैसे घर, गाड़ी, ठीक है, खेलने वाला सामान कोई भी हो, खेलने वाली सामग्री आदि, ये सारी चीजें हमारी क्या है? आजीवंतता के आधार पर संज्ञा है। ठीक है, ये जीवंतता के आधार पर मैंने बताया। ये जीवंतता जैसे मनुष्य, गाय, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, भाववाचक, ये सब क्या है हमारी? ये सॉरी भाववाचक, उसको छोड़ो, यहां तक देखो, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब हमारी क्या है? जीवंतता के आधार पर। ये आपके दो पार्ट में संज्ञा का विभाजन हुआ। आगे हमारा एक पॉइंट और आया, तीसरा। अगला एक पॉइंट और आता है तीसरा। वो तीसरा पॉइंट क्या था? इसको देख लेते हैं जरा सा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण कैसे किया जाता है? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जैसे आपका रूढ़ हो गया, पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? रूढ़, यहां लिख लो। ये तीसरा आधार कैसा? व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ हो गया। और रूढ़ में क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, यहां लिख लो, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड, जिनके खंड क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। जिनके खंड कैसे होते हैं भैया? निरर्थक होते हैं। ठीक है, जिनके खंड कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञा जिसके खंड क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं, वह क्या कहलाती हैं? वह रूढ़ संज्ञा कहलाती है। जैसे आम शब्द का, जैसे मान लीजिए आम शब्द का, जैसे मान लीजिए आम शब्द का आ और मां से मिलकर के बना है, आ और मां से मिलकर बना है। ठीक है,
अलग अलग कर दें अगर, तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। अगर इनको आप अलग अलग कर दीजिए तो इनका क्या कोई अर्थ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनको अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनको अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है। इनको अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनको अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। जैसे आपका घर हो गया, एग्जाम्पल में जैसे घर, हाथ, ठीक है, घर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, ये सारी चीजें ले लो। घर, हाथ, पैर, मुंह, घर, हाथ, पैर, मुंह आदि सब क्या है? हमारी रूढ़वाचक संज्ञा है। आदि सभी क्या है? रूढ़वाचक संज्ञा है। रूढ़वाचक संज्ञा है। ये भी उत्पत्ति के आधार पर पार्ट हो गए। ये कैसे पार्ट हो गए? ये भी उत्पत्ति के आधार पर। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? यौगिक संज्ञाएं। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है? यौगिक संज्ञाएं। सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? यौगिक संज्ञा। सेकेंड पॉइंट हमारा यौगिक संज्ञाएं हो गए। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड आपके क्या होते हैं भैया? सार्थक होते हैं। जिनके खंड सार्थक होते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है, वह सब क्या कहलाती है? यौगिक संज्ञाएं कहलाती है। वह सब क्या कहलाती है? यौगिक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे रसोई घर, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अगर हम, जैसे आपका क्या हो गया? रसोई घर। रसोई घर जैसे आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल के रूप में रसोई घर। अगर रसोई घर को दो पार्ट में अगर हम करें तो एक आपका रसोई हो जाएगा, एक आपका घर हो जाएगा। एक आपका रसोई हो जाएगा, एक आपका घर हो जाएगा। ये दोनों खंड क्या है? सार्थक है। ये दोनों खंड देखो सार्थक है कि नहीं? ये रसोई भी और घर भी, इनका भी अर्थ है। ये दोनों शब्द क्या है? सार्थक है। ये दोनों शब्द सार्थक है। ये दोनों शब्द कैसे हैं? सार्थक हैं। ये दोनों शब्द सार्थक है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अन्य एग्जाम्पल, जैसे आपका पाठशाला हो गया। क्या हो गया? पाठशाला। फिर आगे आप ले लो विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थी, पाठशाला, विद्यार्थी। फिर आपका हिमालय हो गया। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय हो, हिम मतलब बर्फ, हिमालय हो गया। ठीक है, पुस्तकालय हो गया, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय हो गया। ठीक है, ये आपका पुस्तकालय। आदि सब क्या है? आदि सभी हमारी कैसी हैं? यौगिक संज्ञाएं। आदि सभी हमारी कैसी हैं भैया? यौगिक संज्ञाएं हैं। कैसी हैं? यौगिक संज्ञाएं। यौगिक संज्ञाएं कौन सी है? दूसरा पार्ट है। यौगिक संज्ञाएं हमारा कैसा है? दूसरा पार्ट है। योग रूढ़, व्युत्पत्ति के आधार पर तीसरा पार्ट हमारा क्या है? योग रूढ़ है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड कैसे हो? सार्थक हो। जिनके खंड कैसे हो भैया? सार्थक हो। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जिनके खंड कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, योग रूढ़ संज्ञाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? योग रूढ़ संज्ञाएं कहलाती है। अगर इनको खंड शब्दों में निकालें तो इनका भी अर्थ होता है। इनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगर इनका खंड किया जाए तो इनके अर्थ कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आपका पंकज, एग्जाम्पल में ले लो, जैसे आपका पंकज हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? पंकज हो गया। पंकज दो शब्दों से मिलकर के बना है। पंक का एक होता है पंक, एक होता है जा। एक होता है पंक, एक होता है जा। अब जरा बताओ, पंक का अर्थ क्या होता है? पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक का क्या अर्थ होता है? कीचड़ होता है। और जा का अर्थ होता है जन्मा। और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। मतलब दोनों का एक सार्थक अर्थ होता है, लेकिन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। इसे हम योग रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका पंकज हो गया, पंक का अर्थ कीचड़ होता है, जा का अर्थ होता है आपका जन्मा। जा का अर्थ कैसा होता है? आपका जन्मा होता है। किंतु जो है आपका पंकज का अर्थ होगा कमल, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ। अगर इसको देखेंगे तो इसका अर्थ जो होगा क्या होगा? किंतु पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का
अर्थ होता है, अर्थ होता क्या है, अर्थ होता है कमल, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ, कीचड़ से जन्मा हुआ। ठीक है, पंकज का अर्थ क्या होता है, आपका कमल, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, यहां तक एकदम हमारा क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आपका नंबर 4, आपका नंबर 4। ठीक है, चौथा वर्गीकरण हमारा कैसा होगा, अर्थ के आधार पर होगा। कैसा होगा भैया, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर किया जाता है, इस परंपरागत है। इस दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आ गया आपका पॉइंट। इस आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, बात आती है वो पांचों भेद कौन कौन से हैं, यहां तक हमने पढ़ा दिया था शायद आपको। अब वो पांचों भेद कौन कौन से होते हैं जरा बताओ मुझे। एक है आपका व्यक्तिवाचक, एक है आपका क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक बाद जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये अर्थ के आधार पर है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा क्या है भैया, तीसरा हमारा है समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवें नंबर पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। इतने संज्ञा होते हैं। ये आपके किस प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, एग्जाम में अक्सर इसी से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बेसिक पॉइंट और इसके पहले बताए हैं, वो कदाचित अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप लोग एकदम बैठ जाओगे। अगर पूछ लिया चलो बता दो, चलो बता दो रूढ़ के आधार पर कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, चलो बता दो आप गणना के आधार पर कितनी प्रकार की संज्ञाएं होती। इसीलिए मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको 2 दिया रहेगा, किसी में 4 दिया रहेगा, किसी में 3 दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन गलत मत करिए। जैसे पूछ लिया चलो बताओ गणना के आधार पर संज्ञा के कितने पार्ट होते हैं, तब तुम बताओगे कम से कम ऑप्शन में 2 प्रकार के, मैंने बताया गणनी और अगणनी। अगर उसमें 5 विकल्प भी दे दिया गया, गलती से तुम 5 भी लगा दोगे, तो कम से कम पढ़े रहोगे तभी जो है तुम सही ऑप्शन को चूज करोगे। इसलिए मैंने बताया कि आपका संज्ञा के जो है जितने भी पार्ट, मैंने गणना के आधार पर बताया। फिर मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका जो है आपके जैसे गणना हो गया, तीसरा आपका व्युत्पत्ति हो गया, ठीक है, पहला आपका जो है जीवन तथा आजीवंतता के आधार हो गए। ये सारी चीजें इसीलिए मैंने बताया, जिससे कि कम से कम आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सको। आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को ले लेते हैं। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, चलो बता दो। पहला पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलो बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा कैसा होगा, किसी विशेष व्यक्ति, कैसा होगा, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, या जो है हमारा क्या करती है, स्थान मतलब प्लेस, या स्थान का बोध कराती है। ठीक है, बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कराती है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे कि आपका गंगा हो गई, जैसे कि आपका क्या हो गया, गंगा। फिर आपका तुलसीदास, जैसे आपका गंगा है, तुलसीदास, गंगा हो गया, तुलसीदास हो गए। ठीक है, आपका घटना हो गया,
आप सॉरी घटना नहीं, पटना, आपका पटना हो गया। किसी विशेष व्यक्ति, तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति है, वैसे तो तुलसीदास बहुत सारे लोगों का नाम पड़ गया है, लेकिन ये विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। फिर पटना भी आपका एक सिटी है बिहार का, ठीक है, राजधानी है। तो गंगा हो गया, तुलसीदास हो गए, पटना हो गया। ठीक है, गंगा, तुलसीदास, पटना। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपका होता है व्यक्तियों का नाम, क्या होता है भैया, व्यक्तियों का नाम ले लो, व्यक्तियों का नाम, जैसे आपका व्यक्तियों का नाम हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है नदियों का नाम। सेकेंड पॉइंट ले लो आप जरा सा, नदियों का नाम। क्या भैया, नदियों का नाम, नदियों का नाम। ठीक है, गा पॉइंट, गा नंबर डालोगे। इसमें झीलों का नाम, झीलों का नाम। ठीक है, नदियों का नाम, झीलों का नाम। घ वाला पॉइंट ले लो, जैसे आपका हो गया समुद्रों का नाम। क्या भैया, समुद्रों का नाम। ठीक है, समुद्रों का नाम। अंग्या पॉइंट ले लो, अंग्या पॉइंट क्या हो जाएगा, पहाड़ों का नाम, पहाड़ों का नाम, पहाड़ों का नाम। ये सब हमारी क्या है, सब हमारी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ये सब हमारी क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, आगे लिख लो, ये सब हमारी क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, क्या होंगी भैया, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में कौन कौन से होंगे, जैसे तुलसीदास, महेश, राम आदि ले लो। जैसे आपका तुलसीदास हो गए, महेश हो गए, राम हो गया आदि। नदियों के नाम में जैसे आपका गंगा हो गई, यमुना हो गया। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती हो गई, गोदावरी हो गई आदि। जैसे झीलों के नाम ले लो, झीलों के नाम ले लो भाई, झीलों के नाम जैसे डल, बैकाल, डल हो गया, बैकाल हो गई आदि। ठीक है, ये आपकी झीलों के नाम हो गए। जैसे समुद्रों का नाम जैसे ले लो, हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर आदि। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पहाड़ों का नाम ले लो, जैसे आपका हिमालय हो गया। क्या हो गया, हिमालय। पहाड़ों के नाम में जैसे आपके क्या क्या हो गए भैया, हिमालय हो गए। और एक दो पहाड़ बता दो, हिमालय आपका, फिर आगे आपका कौन सा है, विंध्य हो गई, फिर आपके आगे कौन सा, आल्पस हो गए। ये सब हमारे पहाड़ हैं, विंध्य पहाड़ों के नाम हो गए। ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, ये सब हमारी क्या कहलाएंगी भैया, ये सब हमारी कहलाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। बस आज के लिए यही इतना होगी, बाकी अभी और बहुत सारे हैं। जैसे आपके नगरों के नाम हो गए, गांव के नाम हो गए। ठीक है, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम हो गए, महादेशों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, राज्यों के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, पत्र पत्रिकाओं के नाम हो गए, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हो गए, ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए। ये सभी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। ये सभी हमारी क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।